बच्चों, कैसे हो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपना चैनल कंसेप्ट वाला में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेविटेशन का पार्ट 4 और इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे मास के बारे में, वेट के बारे में और वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून के बारे में। क्लियर है? लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, फ्री फॉल और वेरिएशन ऑफ जी के बारे में। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों में मिल जाएगा। उस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे रिलेटेड कंसेप्ट का यूज यहाँ भी होने वाला है। तो अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर इस वीडियो को आप लोग देखिएगा क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को समझने के लिए उसको देखना जरूरी है क्योंकि उसका एप्लीकेशन यहाँ पे होने वाला है। क्लियर है? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। व्हाट इज मास? तो हम लोग जब पढ़ रहे थे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, तो फर्स्ट लॉ जब आया था, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो वहाँ पे एक टर्म आया था इनर्शिया। और किसी भी बॉडी के इनर्शिया के मेजर को हम लोग क्या बोलते हैं? मास। मास इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। और ये भी चीज़ देखे थे कि ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा होगा उसकी इनर्शिया उतनी ही ज़्यादा होती थी। ऐसी चीज़ें हमने पढ़ रखे हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में। तो कैसे डिफाइन किए थे? इट इज़ डिफाइंड एज मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। किसी भी ऑब्जेक्ट के इनर्शिया के मेजर को हम लोग क्या बोलते हैं? मास। और मास किसी भी सब्सटेंस का चेंज नहीं होता है। प्लेस चेंज करने से या अदर प्लैनेट पे जाने से मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट नेवर चेंजेस। क्लियर है? हाँ, मास बढ़ाएंगे तो इनर्शिया बढ़ेगा लेकिन मास की वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्या चेंज करने पे? प्लेस चेंज करने पे, प्लैनेट चेंज करने पे या आउटर स्पेस में भी चले जाइएगा तो आपका मास चेंज नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट नेवर चेंजेस। वो हमेशा क्या रहेगा? सेम। क्लियर है? और यही डिफरेंस आएगा कहाँ पे? वेट में। अब वेट क्या होता है? मास। क्लियर है? और मास का यूनिट क्या होता है? तो मास का यूनिट होता है केजी। क्या होता है? केजी, ऐसा यूनिट। क्लियर है? यह भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है? अब वेट, तो वेट क्या होता है? वेट एक फोर्स है। मास अलग चीज़ है, फोर्स अलग चीज़ है। वेट क्या है? एक फोर्स है। कैसा फोर्स? ऐसा फोर्स जिस फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। क्लियर है? तो वेट को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ द फोर्स विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। जिस फोर्स से कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वेट। क्लियर है? कोई दिक्कत? अर्थ जिस फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है उस फोर्स को हमने वेट का नाम दिया हुआ है। तो फोर्स की बात है तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। और मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट तो चेंज होगा नहीं, तो वेट और फोर्स क्या है? यहाँ पे फोर्स किस फॉर्म में है? वेट के फॉर्म में। तो वेट को हम लोग W से दिखाएंगे। किससे? W से। तो फोर्स की जगह W लिखेंगे, मास तो मास ही रहेगा। और अर्थ जिस एक्सेलरेशन से किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचता है उसी को तो बोलते थे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसका सिंबल क्या था? G। यानी W इक्वल टू क्या होगा? M इंटू G। और फोर्स क्या है? उसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। तो वेट का भी यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन। तो अगर इसका ऐसा यूनिट की बात की जाए तो ऐसा यूनिट इसका क्या होगा? न्यूटन। ये भी चीज़ आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है? अब आता है क्या डिफरेंस है वेट में और मास में। तो मास का यूनिट तो एक केजी होता है। मास का डेफिनेशन मेजर ऑफ इनर्शिया होता है। वेट क्या होता है? फोर्स होता है जिस फोर्स से अर्थ किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करता है, इसका यूनिट न्यूटन होता है। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता है लेकिन वेट चेंज होगा। अगर जी की वैल्यू अगर आप चेंज करोगे तो वेट क्या होगा? चेंज। अर्थ के लिए जी होता था 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जी का हम लोग एक फॉर्मूला आया था ना, जी इक्वल टू क्या आया था? जी एम अपन आर स्क्वायर। अगर मास जिस प्लैनेट की जी की बात करें तो अर्थ का बात किए थे तो अर्थ का मास लिए थे और अर्थ का रेडियस लिए थे। अगर हम दूसरे प्लैनेट में जाते हैं तो उसका मास और रेडियस क्या होगा? चेंज। तो जी की वैल्यू चेंज होगी या नहीं होगी? तो जी की अगर वैल्यू चेंज होगी यानी वेट भी क्या होगा? चेंज होगा। यानी प्लैनेट चेंज करने से वेट क्या होगा? चेंज होगा लेकिन मास चेंज नहीं होगा। क्लियर है डिफरेंस? आया सारा समझ में? मास चेंज नहीं होगा, वेट चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि जी जो है वो मास और रेडियस पे डिपेंड कर रहा है और अलग अलग प्लैनेट्स के या अलग जगह जाने पे मास और उसका रेडियस क्या होगा? चेंज होगा। उस प्लैनेट का मास और रेडियस क्या होगा? चेंज होगा। अब हम लोग बात करेंगे तो अगर चेंज होगा
जी अगर चेंज होगा तो जी की वैल्यू मून पे कितनी होगी, क्योंकि मून का भी मास और रेडियस क्या है, डिफरेंट है, किससे, अर्थ से। तो हम लोग अब कंपेयर करने वाले हैं वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून। और वेट चेंज होगा मून पे, क्यों, क्योंकि जी की वैल्यू मून पे चेंज होगी, क्योंकि मून का मास डिफरेंट है और रेडियस भी डिफरेंट है, किससे, अर्थ से। क्लियर है। तो अब हम लोग उस चीज़ को देखने वाले हैं। क्लियर है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून। मून पे जाने पे किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा या कैसा होगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अभी हम लोग पढ़े थे वेट क्या होता है, तो वेट होता है मास इंटू जी, जिस प्लैनेट पे है उसका जी इंटू मास, उस ऑब्जेक्ट का मास, वही क्या बता देगा, उसका वेट बता देगा। तो अगर हम लोग वेट ऑन मून की बात करें तो मास इंटू जी ऑफ क्या लेना पड़ेगा, मून। और हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़े थे जी इक्वल टू क्या होता था, जी एम अपन आर स्क्वायर। तो अगर जी ऑफ मून निकालना है हमें तो जी और मास ऑफ क्या लेके चलना पड़ेगा, मून और रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। यानी हमें मास ऑफ मून और रेडियस ऑफ मून की वैल्यू पता होना चाहिए और वो चीज़ हमें याद रखना पड़ेगा। तो मास ऑफ मून कितना होता है, तो मास ऑफ मून आपको याद रखना है 7.4 इंटू 10⁻22 kg। क्लियर है। और ऐसे ही रेडियस ऑफ मून भी आपको याद रखना है, तो रेडियस ऑफ मून कितना होता है 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर। क्लियर है, आ रहा समझ में। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है, तो जी की वैल्यू, जी एम की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो जी इंटू 7.4 इंटू 10⁻22 kg डिवाइड बाई 1.74 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर, मीटर का होल स्क्वायर। अब इस वैल्यू को अगर आप लोग सोल्व कीजिएगा तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगा, 2.4 इंटू 10⁻10 इंटू ये जी को जी ही रहने देंगे हम लोग। क्लियर है। अब जी का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए, तो जी का वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2.4 इंटू 10⁻10 इंटू 6.67 इंटू 10⁻−11 जी का वैल्यू आया था। क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत आ रहा है समझ में। अब इसको जब आप सोल्व कीजिएगा तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, लगभग 10/6 के बराबर। तो जी ऑफ मून किसके बराबर आ जाएगा, 10/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब हम लोग लास्ट वीडियो में जो पढ़े थे तो जी ऑन अर्थ कितना आया था, 9.8, यानी लगभग 10 के बराबर आया था, ये भी लगभग है। तो हम लोग जी ऑन मून को अगर लिखें तो 10 को हम लोग जी ऑन अर्थ लिख सकते हैं या जी ऑफ अर्थ लिख सकते हैं जी से, और नीचे में क्या है बाई 6 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वेट ऑन मून की बात करें तो वेट ऑन मून क्या होगा, मास इंटू जी ऑन मून होगा या नहीं होगा। अब मास जी ऑन मून को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जी ऑन अर्थ डिवाइड बाई 6 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। और m इंटू जी ऑन अर्थ, मास इंटू जी, वो किसका वेट बता देगा, वेट ऑन अर्थ का। तो वेट ऑन मून जो होगा m इंटू जी क्या हो जाएगा, वेट, और किसका वेट, अगर जी अर्थ का ले रहे हैं तो वेट किसका होगा, अर्थ का। तो वेट ऑन अर्थ डिवाइडेड बाई 6। क्लियर है, यानी कि वेट ऑफ मून जो होता है, अर्थ पे किसी ऑब्जेक्ट का वेट है उसका 1/6 टाइम्स। तो वेट ऑन मून जो होगा वो क्या होगा, 1/6 इंटू वेट ऑफ अर्थ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका वेट यहाँ पे 60 न्यूटन है और आप जाते हो मून पे तो आपका वेट क्या हो जाएगा, 1/6 इंटू 60 यानी 10 न्यूटन। आ रहा समझ में, कोई दिक्कत। तो वेट ऑफ मून जो होगा वो क्या होगा, 1/6 टाइम्स वेट ऑन अर्थ। और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं बहुत ही आसान, जैसे अभी मैंने बताया, अगर वेट ऑन अर्थ दे दिया तो वेट ऑन अर्थ की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट ऑन मून आ जाएगा। आया समझ में, कोई दिक्कत है। और वेट ऑन मून पता है तो वहाँ से मास भी पता चल जाएगा, क्योंकि वेट क्या होगा, m इंटू जी, और जी की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है 9.8, तो डिवाइड करेंगे तो मास आ जाएगा। क्लियर है, आ रहा समझ में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। यहाँ से याद क्या रखना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मून पे जाने पे 1/6 टाइम्स हो जाएगा, कहाँ का, अर्थ का। क्लियर है, यानी अर्थ पे अगर आप 60 न्यूटन के हो तो मून पे जाओगे तो आप 10 न्यूटन के महसूस होगे। क्लियर है, कोई दिक्कत आया समझ में, क्या किए, बहुत आसान था।
ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी पूछेगा, न्यूमेरिकल्स कैसे सोल्व करना है सारा चीज़ एक वीडियो बनेगा हम लोग का न्यूमेरिकल स्पेशल, उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ समझ सकते हैं, यहाँ पे वेरिएबल बस दो हैं, दो में से कोई भी एक देगा, दूसरा पूछेगा। क्लियर है? आया समझ में? चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है? हो गया? चलिए नेक्स्ट अब ये दो छोटे से टॉपिक हैं, थ्रस्ट और प्रेशर। तो थ्रस्ट क्या होता है? तो देखिए थ्रस्ट एक फोर्स है, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में अगर फोर्स लगता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रस्ट। और कैसा डायरेक्शन? परपेंडिकुलर। अगर हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं या इसके ऊपर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं और वो फोर्स इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा तो अब इस फोर्स को फोर्स नहीं क्या बोलेंगे? थ्रस्ट। फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सिंपल सी बात है, ये एक फोर्स है। कैसा फोर्स है? तो किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर, अगर किसी भी सरफेस पे एक परपेंडिकुलर फोर्स लगता है तो उसको फोर्स नहीं बोल करके हम लोग क्या बोल देंगे? थ्रस्ट। तो है क्या ये? तो ये भी एक फोर्स है। अगर ये फोर्स है तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? न्यूटन। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? न्यूटन। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? आया समझ में? अब प्रेशर क्या होता है? तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर इस एरिया पे अगर फोर्स लग रहा है और इस सरफेस से क्या होना चाहिए? फोर्स परपेंडिकुलर। तो फोर्स पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेशर। और प्रेशर को हम लोग पी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? पी से। तो पी इक्वल टू क्या होगा? फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन ये फोर्स कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर। और उसी परपेंडिकुलर फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रस्ट। क्या बोलते हैं? थ्रस्ट। और नीचे में क्या है? एरिया। तो फोर्स को, प्रेशर को ऐसे भी डिफाइन करते हैं, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। डायरेक्ट बोल सकते हैं थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। आया समझ में? नहीं आया? प्रेशर होता क्या है? तो फोर्स पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यानी यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और जो फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है उसको क्या बोलते हैं? थ्रस्ट। तो इस परपेंडिकुलर फोर्स को हमने थ्रस्ट लिख दिया, तो थ्रस्ट अपन एरिया। आया समझ में? अब प्रेशर इक्वल टू आ गया फोर्स या थ्रस्ट अपन एरिया। तो थ्रस्ट का यूनिट क्या बोला मैंने? न्यूटन। और एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन अपन मीटर स्क्वायर किसका यूनिट हो जाएगा? प्रेशर का। तो प्रेशर का अगर यूनिट पूछा जाए ऐसा यूनिट, तो ऐसा यूनिट इसका क्या होगा? न्यूटन अपन मीटर स्क्वायर। और इसी न्यूटन अपन मीटर स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं पास्कल। क्यों बोलते हैं पास्कल? क्योंकि पास्कल ने इस बारे में बात की थी, तो इसका यूनिट हमने क्या रख दिया? पास्कल। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, डिफाइन 1 पास्कल। कि 1 पास्कल क्या होगा? तो अगर पास्कल की बात करें यानी प्रेशर, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपन एरिया। और ये पास्कल है, पास्कल को पीए से दिखाते हैं। पास्कल को कैसे दिखाएंगे? पीए, स्मॉल ए कैपिटल पी। और फोर्स का क्या होगा? न्यूटन। और एरिया का क्या होगा? मीटर स्क्वायर। यूनिट की बात कर रहा है तो यूनिट लिखेंगे हम लोग। अगर हमें ये 1 चाहिए तो इन दोनों को भी क्या लेके चलना पड़ेगा? 1। तो इन दोनों को 1 1 रख लिए। क्लियर है? तो अब डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन करेंगे? अगर 1 न्यूटन का फोर्स 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे लग रहा होगा परपेंडिकुलर, तो वहाँ पे जो प्रेशर लग रहा होगा वो कितना होगा? 1 पास्कल। इफ 1 न्यूटन फोर्स एक्टिंग ऑन 1 मीटर स्क्वायर एरिया perpendicular to the surface, then pressure on that area या on that surface is 1 पास्कल। क्लियर है? अगर 2 चाहिए होता तो न्यूटन को 2 ले लेते, एरिया को 1 ले लेते, या न्यूटन को 4 लेते तो एरिया 2 लेते। यानी इधर 2 चाहिए तो इधर भी 2 बनाना हमें, और जो डाटा है वहाँ पे पुट कर देना। इससे लाइन यही रहेगा। क्लियर है? डेफिनेशन में वर्ड्स यही रखने हैं, बस वैल्यू को यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग? चेंज कर देंगे। क्लियर है? आया समझ में 1 पास्कल? कोई दिक्कत? आया समझ में प्रेशर क्या होता है? अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि प्रेशर किस पे डिपेंड करता है। तो कोई भी चीज़ किस पे डिपेंड करेगा? जो उसका फॉर्मूला होगा उन्हीं पे। तो प्रेशर क्या है? फोर्स अपन एरिया। यानी प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा होगा? फोर्स पे और एरिया पे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेशर। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेशर। प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे? तो प्रेशर क्या है? फोर्स के साथ क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। और एरिया के साथ क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
यानी कि अगर फोर्स को आप बढ़ाइएगा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा, और एरिया को घटाइएगा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो इसको घटाएंगे तो ये क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो प्रेशर डिपेंड किस पे करेगा, तो फोर्स और एरिया पे। कैसे करेगा, तो फोर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि हमारे घर में जो पिलर्स होते हैं वो पॉइंटेड क्यों नहीं होते हैं, ब्रॉड क्यों होते हैं। तो अगर पॉइंटेड होते तो एरिया क्या होता, कम। तो एरिया अगर कम होता तो उसके ऊपर प्रेशर क्या होता, बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा अगर प्रेशर लगता तो वो क्या होता, टूट जाता। टूट जाता है, नहीं टूट जाता, क्लियर है। तो ऐसे हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को सोचना है। नाइफ पतला क्यों होता है, क्योंकि उसका एरिया क्या होगा, कम। एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, ज़्यादा प्रेशर होगा तो आसानी से चीज़ों को काट पाएगा, क्लियर है। तो ऐसे चीज़ों को हमें सोचना है। आ रहा समझ में। सिंपल से आप फील कर सकते हो, अगर आपके पास पेन है या पेंसिल है, अगर आपके पास पेन है तो ये पॉइंटेड एंड है और ये ब्रॉड एंड है, आपके पास भी होगा। तो ब्रॉड एंड का एरिया ज़्यादा है और इसका एरिया कम है। अब अपने से अगर इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स एक बार इधर से लगाओ और एक बार इधर से लगाओ, देखो किस में ज़्यादा प्रेशर फील होगा। जब पॉइंटेड होगा यानी इसका एरिया कम है, तो एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा फील होगा। फोर्स को हम लोग क्या रख रहे हैं, सेम फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे भी और ऐसे भी। तो ऐसे रखने पे एरिया ज़्यादा है, तो एरिया ज़्यादा है तो इसमें कम प्रेशर फील हुआ, इसमें ज़्यादा हो रहा है। तो वो डिपेंड कर रहा है किस पे, एरिया पे। अब फोर्स बढ़ा दोगे, एरिया को सेम रख रहे हैं, एक बार कम फोर्स लगा रहे हैं, एक बार ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं। तो ज़्यादा फोर्स लगाए तो प्रेशर हमें ज़्यादा फील हुआ। यानी कि प्रेशर किस पे डिपेंड किया, फोर्स पे और एरिया पे। फोर्स के साथ कैसा है, फोर्स के साथ कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एरिया के साथ कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर है, आया समझ में, कोई दिक्कत। चलिए, तो बस आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।